स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। लास्ट क्लास में बात करते थे कि सोवियत संघ के विघटन में क्या परिणाम देखने को मिले। आज हम बात करेंगे शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या। देखो, ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, बोलेगा शॉक थेरेपी क्या था, 2 नंबर क्वेश्चन, या पूछ लेगा शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी, 4 नंबर क्वेश्चन, या पूछ लेगा शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब वो स्टैंडर्ड क्या होगा वो मैं भी जानता हूं, बस बताऊंगा 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें शॉक थेरेपी थी क्या, शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी और शॉक थेरेपी परिणाम क्या थे। तो बड़ा ध्यान रखना कि देखो यहां पर एक तरफ पूंजीवादी और एक तरफ समाजवादी, और ये आपको पता है समाजवादी कौन थे, यूएसएसआर, और पूंजीवादी तरफ कौन था, यूएसए। कहानी क्या थी बेटा, जब इसका विघटन होने लग गया, सोवियत संघ के हालात खराब होने लग गए, तो इनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या देखा गया, एक मॉडल लाया गया था। अभी कैसे मॉडल लाया गया समझाता हूं। ठीक है, एक मॉडल लाया गया था जिस मॉडल के तहत इन सभी देशों को, या कह लो कि यूरोप सोवियत संघ को पूर्णता किस तरफ मोड़ना था, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था। आप सिर्फ इतना समझो कि साउथ कोरिया बेसिकली एक मॉडल था जिसके तहत किसको, सोवियत संघ गणराज्य और ये कह लो मध्य एशियाई क्षेत्र या सोवियत संघ गणराज्य कह लो को पूर्णता पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था। बस में आगे बात, यदि साधारण अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि क्या नाम है, आईएमएफ तथा विश्व बैंक द्वारा रूस, पूर्वी यूरोपीय गणराज्य, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशियाई देशों के लिए, एशियाई देशों के लिए अपनाया गया एक मॉडल था जिसके तहत इन देशों को पूर्णतः पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था। बस में आ गया, तो यहां तक क्लियर हो गया। यानी ये 2 नंबर की डेफिनेशन अगर आप क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी क्या थी, तो आप क्या करोगे, बोलोगे शॉक थेरेपी सामान्यतः आईएमएफ तथा विश्व बैंक द्वारा यूरोप यानी कि कह लो रशिया, इन रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया क्षेत्रों के लिए अपनाया गया एक मॉडल था जिसके तहत इन देशों को पूर्णतः किसकी तरफ मोड़ना था, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था। अब तक कहां थे ये, अब तक ये समाजवादी व्यवस्था की तरफ थे, किसकी, समाजवादी व्यवस्था की तरफ। अब किधर मोड़ना था, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था। 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया कि भाई शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी अगर आप डेफिनेशन लिख कर आओगे तो आपको यहीं से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे कि विशेषता क्या थी, शॉक थेरेपी के तहत क्या गतिविधि अपनाई गई, क्या क्या चीजें की गई थी। ध्यान रखना, थोड़ा सा विस्तार में डाल देते हैं किसकी विशेषता क्या थी। विशेषता तो ध्यान रखना, शॉक थेरेपी जाहिर सी बात है, इतना कॉमन सेंस लगा के रखना कि जब इन देशों को समाजवादी व्यवस्था की तरफ से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ा जा रहा है, तो जितने भी सरकार के हस्तक्षेप होंगे वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे। जो सार्वजनिक चीजों पर या सार्वजनिक पद्धति आधार पर संचालित की जा रही थी वो सब क्या जाएंगी, व्यक्तिगत प्रणाली बढ़ जाएगी। यानी कि पहले क्या देखा गया, यहां पर निजी स्वामित्व या निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाए, ठीक हो, बढ़ावा देना साधारण शब्द में कह सकते हो कि राज्य का निजी या मिल्कियत का निजी स्वामित्व होना। अगला हो जाएगा, यहां पर जो खेती थी, कहां पर, सोवियत संघ के गणराज्य में जो खेती थी वो सार्वजनिक गतिविधि से होती थी। कैसे, सार्वजनिक का मतलब एक साथ मिलकर जिस पर किसी एक का अधिकार ना हो। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जब शॉक थेरेपी लाया गया तो इस व्यवस्था को खत्म करके कर दिया गया, सार्वजनिक खेती को निजी खेती में परिवर्तित करना, निजी खेती में परिवर्तित करना, ये अलग फैक्ट हो गया। यानी कि देखो, जो सार्वजनिक तरीके से खेती होती थी उसको क्या कर दिया गया, अब निजी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। पास में आ गया, निजी का मतलब जहां पर मेरा राइट होगा। लेकिन सोवियत संघ में ऐसी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि वो समाजवादी थी, और समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत सभी चीजों पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। लेकिन अब जब शॉक थेरेपी लाई गई तो इनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए समाजवादी व्यवस्था को खत्म करके पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ उनको मोड़ा गया था। तो उसी में शॉक थेरेपी कुछ विशेषताएं थी। पास में आगे बात, अगला क्या है, मुक्त व्यापार की
नीति को अपनाना, ये तो होना ही चाहिए था भाई, क्योंकि जब पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा चीज क्या है कि एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होना, तो ये मुक्त व्यापार की नीति हो गई, मुक्त व्यापार की नीति हुई, क्योंकि व्यापार होगा जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, ये पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, तो इस व्यवस्था को अपनाया गया। अगला आ गया रूस की मुद्रा या सोवियत संघ की मुद्रा कह लो, वही मुद्रा बन गई किसकी, रूस की बन गई थी, तो सोवियत संघ की मुद्रा, मुद्रा का आपसी परिवर्तन। अब यहां पे एक नंबर क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ या रूस की अपनी मुद्रा क्या थी, तो रूबल थी, क्या थी, रूबल, रूबल आज भी है इनकी अपनी मुद्रा है, बात में आगे बात, रूबल अपनी इनकी एक मुद्रा है, तो इनका आपसी परिवर्तन का मतलब क्या था कि डॉलर से रूबल को परिवर्तित किया जाए, जैसे यहां पे डालो डॉलर है, डॉलर से रूबल को परिवर्तित किया जाए, परिवर्तित करना, बात में आ गया तक दिक्कत है, इनकी मुद्रा का आपसी परिवर्तन भी होगा। और यहां पे आ जाओ निजीकरण को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। अगला क्या लिखोगे, व्यापार तथा आर्थिक व्यवस्था को सुधारना, ठीक है बेटा, तो कुछ ये विशेषताएं थी। पहले विशेषता निजी संपत्ति को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है पता ही हमें कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, सभी चीजों पर किसका नियंत्रण होता है, एक व्यक्तिगत का या निजी अधिकार होता है। अगला क्या हो, सार्वजनिक खेती को निजी खेती में परिवर्तित करना, पहले क्या थी, खेती सामूहिक तौर पर होती थी या सामूहिक आधार पर होती थी, अब खेती कैसे होगी, अब व्यक्तिगत आधार पर होगी। अगला क्या था, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना, पहले क्या था, समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी ऐसी नीति नहीं थी, लेकिन जब अमेरिका आया तो यहां पर ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई गई। अगला क्या था, सोवियत संघ की मुद्रा का आपसी परिवर्तन, जाहिर सी बात है जब ट्रेड होगा तो करेंसी भी एक्सचेंज होगी, तो यहां तक। अगला क्या है, निजीकरण को बढ़ावा देना, बता दिया मैंने आपको। और व्यापार, व्यापार मतलब इनकी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना सॉफ्टवेयर पे लाई क्यों गई थी, क्योंकि सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था धूमिल पड़ चुकी थी और आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी, चरमरा गई थी, इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये नीति अपनाई गई थी। पास में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए। तो ये थे आपके विशेषताएं, और विशेषता के साथ साथ आप परिणाम लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा गया हुआ है, ध्यान रखना। यहां पे आप एक टॉपिक डाल दो और आप लिख लो परिणाम, क्या लिखोगे, परिणाम, परिणाम। तो बट ध्यान रखना जस्ट अपोजिट, अब मेरी बात ध्यान सुनना, परिणाम का मतलब क्या था, शॉक थेरेपी जब लाई गई थी तो सोवियत संघ के जो लोग थे वो ये कामना कर रहे थे कि शॉक थेरेपी उनकी व्यवस्था को सुधार देगी, और शॉक थेरेपी के तहत वो क्या, उनकी स्थिति में बदलाव आएगा और कहीं ना कहीं वो और भी अमीर हो जाएंगे। मतलब वो उस आनंद लोक की कल्पना कर रहे थे कि भैया अब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन शॉक थेरेपी आने के बाद उनकी स्थिति और खराब हो गई। कैसे, पहली चीज अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। मैं आपको एक पॉइंट में क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि चीज समझ में आ जाए। तो पहली चीज क्या परिणाम देखा गया कि शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, तहस नहस हो गई थी, यानी कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। बात में आगे बात, अब देखो यहां पर अगला क्या होगा, गैराज सेल, गैराज सेल का निर्माण। अब ये क्या था, जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो गया था तो उसकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या देखा गया कि पूरी अर्थव्यवस्था बेकार हो चुकी थी, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग थे, उन सभी उद्योगों को क्या कर दिया गया, औने पौने दामों में, मतलब बहुत कम कीमतों में बेच दिया गया। और जब बहुत कम कीमतों में इनकी इंडस्ट्री को बेच दिया गया, इसी व्यवस्था को बोला गया था विश्व की, यानी विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना गया। किसे, जब सोवियत संघ के अधिकतर इंडस्ट्रीज को, जो अपने उद्योग क्षेत्र थे, उनको औने पौने दामों में बेच दिया गया, उसे क्या बोला गया, गैराज सेल, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना गया। बात में आगे बात, अगला डाल दोगे यहां पर माफिया वर्ग का उदय, माफिया वर्ग का उदय। अब क्या है बेटा, माफिया वर्ग एक ऐसा वर्ग था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वहां पर व्यवस्था खराब हो जाएगी तो लोगों के रोजगार के लिए हालात खराब हो जाएंगे। क्योंकि अब मैं आपको एक टॉपिक लिखवाने वाला हूं कि यहां पर रूबल में नाटकीय गिरावट आया था, जब रूबल की वैल्यू गिर जाएगी तो अब क्या होगा, जो सोवियत संघ के लोग थे उनको पहले की तुलना में किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, और जब ज्यादा पैसे देंगे वो, तो क्या होगा, उनकी जमा पूंजी खर्च होगी, और जमा पूंजी जब खर्च होगी तो वो रोजगार की तलाश जाएंगे। तो कहानी क्या आती है, इस समय एक माफिया वर्ग आया, माफिया वर्ग कम कीमतों में, क्या कहते हैं, कम कीमतों में, यानी कम मजदूरी में, ये कह लो कि कम मजदूरी में लोगों से काम कराया करता था, लोगों से काम कराया करता था। माफिया वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो लोगों से कम कीमतों में काम कराया करता था।
बात में आ गया, क्योंकि लोगों का पैसा था नहीं, उनकी जमा पूंजी खर्च होती जा रही थी। अगला आ जाएगा, क्या डालोगे, रूबल में, रूबल में नाटकीय गिरावट। सोवियत संघ के लोगों को लग रहा था कि उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन स्थिति ठीक होने के बजाय क्या हो गई, और खराब हो गई। तो जब और खराब हो गई तो यहां पर क्या बन गई, क्या बन गया, यहां बोल लो मुद्रास्फीति बढ़ गई। क्या बढ़ गई, मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जब यह महंगाई बढ़ गई इसका मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विस के जो प्राइस थे वो इंक्रीज करने लग गए। जब कीमतें बढ़ेंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वहां के जो लोग थे उनको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। मान लो कोई भी पेंसिल था, पहले एक पेंसिल 4 रुपए की थी, तो अब उन्हें वही पेंसिल 15 रुपए खरीदनी पड़ रही थी। सेम क्वालिटी सेम चीज 15 रुपए, यानी इसका मतलब क्या है, क्या मुझे उसी चीज के लिए ज्यादा पैसे देनी पड़ेगी, और जैसे ही ज्यादा पैसे देनी जरूरत पड़ेगी तो मेरी जमा पूंजी भी क्या होगी, खर्च होने लग जाएगी। इस तक के देखा गया कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस होने लगी। अगला देखोगे यहां पर खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न संकट। अब इसके साथ साथ एक चीज और उभर रहा था, और वो क्या था, खाद्यान्न संकट। यानी सोवियत संघ के अंतर्गत जब सामूहिक खेती होती थी, सार्वजनिक खेती होती थी, तब लोगों को थोड़ा बहुत खाना मिल जाया करता था, तब ऐसी कभी समस्या देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब क्या था, अब सरकार के नियंत्रण में खेती नहीं थी, अब निजी नियंत्रण में थी। तो हो सकता है कि वो लोग निर्वाह खेती करें, हो सकता है किसी को अपना जीवन यापन करने के लिए करें, और अगर वो अपना जीवन यापन करने के लिए करेंगे तो वो ट्रेड तो करेंगे नहीं, और जब ट्रेड नहीं करेंगे तो लोग खाना कहां से मिलेगा। बात में आगे बात, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गई कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण इस दौरान में, यानी कि जब 1991 के दौरान के अंदर देखा गया, उससे पहले की बात है, तो उस व्यवस्था के अंदर देखा गया कि जो लोग थे उनको क्या करना पड़ा, जो सरकार थी सोवियत संघ की, उसको बाहर से चीजें या अनाज आयात करनी पड़ी। बात में आगे बात, तो पहली बार यह हुआ कि सोवियत संघ ने बाहर से खाद्यान्न को या कह लो कि अनाजों को आयात किया। ठीक है, तो सोवियत ये कुछ परिणाम थे शॉक थेरेपी के। तब देखोगे कि शॉक थेरेपी जितना जो कल्पना करके आई थी, या जो लोग कल्पना कर रहे थे कि शॉक थेरेपी आएगी तो हमारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, पर उनकी व्यवस्था ठीक होने की बजाय क्या हो गई, और खराब हो गई। बात में आगे बात, तो ये आपके एक टॉपिक था कि सोवियत शॉक थेरेपी की क्या नाम, विशेषता क्या थी, और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे। तो बेटा ये देखो 4-4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, चाहे विशेषता पूछ ले, चाहे एक आपका परिणाम पूछ ले, बेटा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार आप बुक पढ़ लेना। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन ये, 4 नंबर क्वेश्चन ये, और 2 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी। तो बस इनमें से, इन्हीं तीनों में से कोई क्वेश्चन आने वाला है। जैसे मिड टर्म में अभी आया था कि शॉक थेरेपी से क्या पेपर है, बस। तो हो सकता है कि जो पेपर आएगा बोर्ड का, आपका विशेषता पूछ ले या परिणाम पूछ ले, इन दोनों में से कोई एक पूछ ले, तो आप इनको आईएमपी मार्क कर लेना। और देखो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है समाप्त। आप कहोगे भैया एक पूर्वी वाला देश, जो पूर्वी क्षेत्र है उनके साथ भी है भारत देश, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, उसमें एक ही नंबर क्वेश्चन है। जब मैं इसकी सीरीज लेकर आऊंगा तब मैं उसको ले आऊंगा, वो इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्या, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, हम कुछ इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे हमारा आज 11 घंटा खत्म हो चुका है, तो कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।